हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजस्थान गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की प्रश्नावली प्रश्नोत्तर श्रृंखला, और आज मैं इसका तीसरा भाग आपको लेकर आई हूँ। आशा है कि आपने पहले दोनों वीडियो देखे होंगे और आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपको जो भी उसमें लगे आप कमेंट जरूर करिएगा। और दूसरी चीज ये है कि आप जो भी क्वेश्चन इस पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप थोड़ी सोचिए, पहले सीधा आंसर पर मत जाइए। आप अपने आप को चेक कीजिए कि कैसे आप किस प्रकार से इसको आगे जो है कितना आपका ज्ञान है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूं आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने जो राजा है उस पर क्या क्या नियंत्रण लगाए थे। यानी कौटिल्य का राजा क्या तानाशाह है या उसने कोई नियंत्रण लगाए, जैसे धार्मिक नियंत्रण की धर्म के अनुसार राजा को कार्य करना है, या मंत्री परिषद का नियंत्रण की राजा को मंत्री परिषद की बात माननी है, या जनता का नियंत्रण उसने लगाया कि राजा को जनता की बात माननी है, या उसने सारे नियंत्रण लगाए। तो स्टूडेंट, हमारा जो आंसर है इसमें वो है कि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि राजा संविदा सिद्धांत के अनुसार उसने कार्य किए हैं। यानी राजा समझौता करता है प्रजा के साथ में, प्रजा राजा से समझौता करती है कि आप हमें सुख और शांति दीजिए, समाज में अनुशासन बनाकर रखिए, और हम क्या करेंगे, हम आपकी सब बातों को मानेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो धर्म के अनुसार भी और गलत होंगे, और अन्य प्रकार से मंत्री परिषद भी आपको हटा सकती है, जनमत भी आपके ऊपर मतलब आपके विरोध में कोई कार्रवाई कर सकता है। तो ये जो हमारा आंसर है वो आता है चतुर्थ आंसर, यानी उपरोक्त सभी का नियंत्रण राजा पर था, जैसा कि कौटिल्य ने बताया। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार जो राज्य के कितने अंग हैं। देखिए, वैसे तो राज्य के जो आधुनिक विचारक हैं उन्होंने 4 अंग बताए हैं, लेकिन कौटिल्य ने, जो प्राचीन विचारक हैं, वैसे सभी ने लगभग 7 अंग बताए हैं। सभी ने, कौटिल्य ने भी 7 अंग बताए हैं। इनमें है सबसे पहले स्वामी या राजा, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है अमात्य, मंत्री भी इसको बोलते हैं। तीसरा है जनमत, जनमत में भूमि भी आ जाती है और जनसंख्या भी आ जाती है। इसके अलावा चौथा है दुर्ग, दुर्ग जो जिनको हम किले कहते हैं इस समय, तो दुर्ग होते हैं जो कि रक्षा करते हैं सबकी, सब लोग वहां पर रसद सामग्री और लोग जो है युद्ध वगैरह के समय वहां इकट्ठे हो जाते थे। इसके अलावा अगला है कोष यानी खजाना, जो 5वां अंग है खजाना है। पैसा जो है सारा, वो भी एक बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा सेना या दंड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग माना है। और अगला जो 7वां है वो है मित्र। तो ये 7 अंग माने हैं। इनका बहुत विस्तार से मैंने एक वीडियो पूरा आपके लिए बनाया है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। तो स्टूडेंट, इसमें हमारा जो आंसर है वो है 7, यानी हमारा आंसर थर्ड है इसका। अगला जो क्वेश्चन है कि युद्धों का प्रकार कौन सा नहीं है कौटिल्य के अनुसार। पहला है प्रकाश या धर्म युद्ध, यानी जो धर्म के नियमों से लड़ा जाता है, सूर्योदय से सूर्यास्त प्रकाश में जो लड़ा जाता है, क्या वो है, या मतलब इनमें से कौन सा नहीं है। अपन को एक हटाना है इसमें से। कूट युद्ध, जो कि युद्ध नियमों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध तो लड़ा जाता है वो सुबह शाम कभी कैसे भी लड़ लिया जाता है। तीसरा है तूष्ण युद्ध, जो विषैले हथियारों से लड़ा जाता है, जैसे उस समय विषकन्या, विषपुरुष या विषैले हथियारों का उल्लेख मिलता है। चौथा है सैनिक युद्ध। तो जो प्रथम 3 है इनका उल्लेख तो मिलता है, लेकिन जो सैनिक युद्ध है इसका उल्लेख नहीं मिलता है हमें। मैंने ये सब आपको विस्तार से पढ़ाया है। तो हमारा जो आंसर है वो है सैनिक युद्ध, यानी स्टूडेंट्स हमारा सैनिक युद्ध जो है ये कौटिल्य ने नहीं बताया। अब है, जैसे मैंने अभी आपको दुर्ग बताए, तो कितने प्रकार के दुर्ग बताए कौटिल्य ने? 9 प्रकार के बताए हैं। क्या दुर्ग आपने देखे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूं कि कौटिल्य के दुर्गों के प्रकार, कि उसने कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। तो उसने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है, और 4 प्रकार के जो दुर्ग हैं उसमें है पार्वत यानी गिरि दुर्ग, धानवन जो कि मतलब साधारण मैदान में जो बना हुआ है। इसके अलावा औदुक यानी पानी से घिरा हुआ, और चौथा है वन दुर्ग जो कि वन में बना हुआ है।
वन के चारों ओर, मतलब उसके चारों ओर जो है वन है और बीच में वो दुर्ग बना दिया है। तो कौटिल्य 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख करता है। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विदेश नीति के संचालन का उपाय क्या क्या बताए हैं उसने, मतलब इनमें से कौन सा है जो 4 बताए हैं, साम, दाम, दंड और सभी। देखिए, साम माने होता है शांति, दाम माने होता है पैसा देकर के कार्य कराना, दंड होता है युद्ध करके, और या फिर इन सब के द्वारा। तो देखिए, हम कोई भी कार्य जो करवाते हैं, ये तो सामान्य बात है कि हम सारे उपायों का प्रयोग करते हैं कि कैसे भी हमारा कार्य हो जाए। तो साम, दाम, दंड और भेद और है कि इन सभी के द्वारा हमारा कार्य संपन्न हो जाए। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी, यानी सभी के द्वारा किसी भी तरीके से कौटिल्य चाहता है कि हमारा कार्य हो जाए। बस इस प्रकार की हमारा कार्य होने का मतलब है हमारी सीमाओं की सुरक्षा रहे, हम युद्ध जीत जाएं, दूसरे को हम जीत जाएं। इस तरह से कौटिल्य ने सभी का उपयोग करने की बात कही है। और अगला क्वेश्चन है कि षड्गुण नीति का मूल उद्देश्य क्या है। अब षड्गुण नीति क्या है? पहली चीज तो ये है, षड्गुण नीति में 6 नीतियां आती हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संशय। ये जो 6 नीतियां हैं, इनका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों हम किसी से संधि करते हैं, किसी राज्य से क्यों हम संधि को तोड़ देते हैं, क्यों हम आक्रमण कर रहे हैं, क्यों हम सेना का चक्रव्यूह बनाते हैं, किस लिए करते हैं? क्या हम कार्य सिद्ध करने के लिए करते हैं, भौगोलिक स्थिति के लिए करते हैं, शक्ति संतुलन के लिए करते हैं, या सीमाओं की रक्षा के लिए करते हैं? तो स्टूडेंट, कोई भी राजा जो कार्य करता है वो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, यानी अपने सीमाओं की रक्षा भी करता है, वो उसके द्वारा शक्ति संतुलन भी बनाए रखता है, अपनी भौगोलिक स्थिति बनाए रखता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है कार्य सिद्धि। तो आशा स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको ध्यान से पढ़िए, देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इनके आंसर्स भी आप पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें। और मेरा जो वीडियो है उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।